दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी 2023 में। आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं ये 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं टेस्ट फर्स्ट में। यानी आज टेस्ट नंबर 3 है, 2 टेस्ट और होंगे, उसके बाद 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट आपको जो है पीडीएफ व्याख्या के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी IAS सर्च कर सकते हैं। और आज 41 से 60 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बात करें सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, फुल एनालिसिस के साथ रिवीजन आपका हो जाएगा और उसमें बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर कुछ शामिल किए गए हैं। बात करें कुल टेस्ट सीरीज की तो उसमें 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, जिसमें लगभग अभी तक की बात करें तो 800 से प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अगर बात करें आपको ये टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप टेस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और कोई अन्य प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर SMS कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ SMS आएगा, कॉल नहीं लगेगा। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में, तो 41 में पूछा है सोलर इक्लिप्स के बारे में, यानी सूर्य ग्रहण के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन 2 है रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स, यानी अग्नि वलय ग्रहण की उत्पत्ति तब जब पृथ्वी चंद्रमा से दूर होती है, इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के गहरे रंग के चारों ओर प्रकाश की एक संकीर्ण पट्टी होती है। तो इसमें देखेंगे, अगर बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी से देखेंगे तो हमारे ग्रह पर कुछ छाया जो है आपको शैडो दिखाई देगा, ठीक है। उससे आप क्या होगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाएंगे तो सूर्य की कुछ ही किरणें आपको दिखाई देंगे। बात करें सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टोटल जो है, एक होता है एनुलर और एक होता है पार्शियल। यानी एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक वलयाकार सूर्य ग्रहण। आंशिक की बात करें, पार्शियल सूर्य ग्रहण की बात करें तो यह तब होता है जब सूर्य जो होता है चंद्रमा और पृथ्वी के ठीक एक रेखा में नहीं होते, ठीक है। यानी ये तीनों एक रेखा में नहीं होते, तब यह आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करें, टोटल की बात करें, ये तब होता है जब सूर्य जो होता है चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो वलयाकार सूर्य ग्रहण, यह एक विशेष प्रकार का पूर्ण सूर्य ग्रहण है। यह तब होता है जब सूर्य होता है चंद्रमा और पृथ्वी न केवल एक सीधी रेखा में होते हैं बल्कि एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो इसे जो है वलयाकार सूर्य ग्रहण या फिर एनुलर सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन 1 गलत है, ठीक है। यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो पृथ्वी जो होते सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच में थी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 की बात करें, ये भी गलत होता है, अभी मैंने बताया। तो इस ग्रहण में रिंग ऑफ फायर में इक्लिप्स में क्या होता है, इसमें जो है इसकी उत्पत्ति चंद्रमा को भी पृथ्वी से दूर 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 होना चाहिए, ठीक है। इसे सूर्य के डिस्क की पूरी तरह से ढकने नहीं देगा। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के गहरे रंग को चारों ओर प्रकाश की संकीर्ण पट्टी बन जाएगी, जिसे रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो है इसमें ऑप्शन डी जो है सही है, यानी दोनों गलत है, ठीक है, ना तो 1 ना तो 2। रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स ये है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में क्या पूछा, ब्लैक होल के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन 1 है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इस स्थान से होकर बाहर नहीं निकल सकता। गुरुत्वाकर्षण के इतना मजबूत होने से यह पदार्थ को छोटे स्थान में एकत्रित कर देता है। ऑप्शन 2 ध्रुवीकृत यानी पोलराइज लाइट तरंगे जो होती हैं केवल एक ही दिशा में दोलन करती हैं, जबकि अध्रुवित यानी अनपोलराइज्ड लाइट की बात करें, वेव कई अलग अलग दिशाओं में दोलन करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्लैक होल चारों ओर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हुए। तो बताना ब्लैक होल के संदर्भ में। तो ऑप्शन 1 तो सही है, यानी जो ब्लैक होल होता है उसके अंतर्गत जो देखेंगे इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है कि प्रकाश इससे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 भी सही है।
ठीक है, ये जो बात कर रहा है, पोलराइज प्रकाश तरंग केवल एक ही दिशा में दोलन करती है और अनपोलराइज रंग कई अलग अलग दिशाओं में दोलन करती है। किसके द्वारा जाना गया? तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा जो है यह पता चला कि जो पोलराइज लाइट वेव है वो ब्लैक होल के किनारे केवल एक ही दिशा में दोलन करती हैं, जबकि अनपोलराइज जो है वेव कई अलग अलग दिशाओं में दोलन करती हैं। तो इस प्रकार जो है देखेंगे, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, यानी ऑप्शन सी सही है, यानी 1 और 2। तो ब्लैक होल कुछ इस तरह जो है आपको दिखता है। ये टेलीस्कोप है जिसके द्वारा देखा जाता है। बात करें नासा के जो परसिवरेंस रोवर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 न्यूट्रॉनों का पता लगाना, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, ऑप्शन सी मंगल की पिछली निवास क्षमता का पता लगाना, यानी टू एक्सप्लोर द पास्ट हैबिटेट जो है हैबिट के ऑफ मार्स की बात किया गया है। ऑप्शन डी की बात करें हमारे संचार सिस्टम पर सौर ज्वालाओं, यानी बात करें सोलर जो फ्लेयर्स हैं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए। तो कुल मिलाकर बताना है नासा का जो परसेवरेंस रोवर है उसका उद्देश्य क्या है। तो नासा का परसेवरेंस रोवर का उद्देश्य जो है मंगल के पिछली जो है जो पीछे जो है निवास क्षमता का पता लगाने के लिए है, यानी ऑप्शन सी टू एक्सप्लोर पास्ट जो है उसके निवास करने के लिए जो भी क्षमता है उसके बारे में पता लगाने के लिए। 2020 मार्च 2020 जो परसेवरेंस है रोवर प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेतों की खोज करेगा। तो कुल मिलाकर मंगल की जो पिछली रहने की क्षमता का पता लगाने के लिए नासा के खोज को आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी है, ये परसेवरेंस है, रोबोट है एक प्रकार का। इसमें इसकी विशेषताएं दी गई हैं, इसको अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। एक्सोप्लैनेट की बात कर रहा है, इसकी चर्चा हम लोग ज्योग्राफी का जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें कर चुके हैं। बात करें एक्सोप्लैनेट की, तो एक एक्सोप्लैनेट हमारे सौरमंडल से परे कोई भी ग्रह है। ऑप्शन 2 नासा जो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए एक ट्रांजिट विधि का उपयोग करता है। कौन सा कथन सही है एक्सोप्लैनेट के बारे में? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 भी सही है, यानी हमारे सौरमंडल से परे कोई भी ग्रह हो है, और ऑप्शन 2 भी सही है। जो हमारे ज्ञात ग्रह है वो हजारों में है और लगातार इस ग्रहों में वृद्धि भी हो रही है। ठीक है, तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गूगल के सीड फंडिंग के साथ की बात करें तो के नेतृत्व में नासा ट्रांजिट एक्सप्लोरेंट सर्वे सैटेलाइट मिशन पृथ्वी के में आकाश के सबसे चमकीले तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की तलाश करेगा। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है 1 और 2 जो है दोनों सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें डार्क मैटर के बारे में जो है संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन 1 डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक घटक है जिसकी उपस्थिति उसकी चमक के बजाय उसके गुरुत्वाकर्षण से जानी जाती है। ऑप्शन 2 डार्क मैटर प्रकाश को अवशोषित करने प्रतिबिंबित करने, ठीक है, इसके अलावा उत्सर्जित करने के लिए विद्युत चुंबकीय बल के साथ संपर्क करता है जिससे इसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो डार्क मैटर के बारे में इसमें पूछा है। ऑप्शन 1 देखेंगे तो डार्क मैटर के बारे में ये सही है। ठीक है, डार्क मैटर ब्रह्मांड का घटक है जिसकी उपस्थिति उसकी चमक के बजाय उसके ग्रेविटेशनल जो है फोर्स से जानी जाती है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी सामान्य जो पदार्थ होता है उसके विपरीत डार्क मैटर की बात करें तो उसमें जो है जो विद्युत चुंबकीय बल के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश को अवशोषित प्रतिबंधित या उत्सर्जित नहीं करता है। तो इस प्रकार इसमें जो है कौन सही है? ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये डार्क मैटर है, अलग अलग साइंटिफिक नाम है, डार्क मैटर इसे ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, फोबोस और डीमोस शब्द समाचार पत्रों में रहा किस संदर्भ में है? तो फोबोस और डीमोस की बात करें तो ये मंगल ग्रह के चंद्रमा के रूप में जाने जाते हैं। मंगल जो है सूर्य से चौथा ग्रह है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। तो मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जो पृथ्वी के एक दिन लगभग 23.9 घंटे के समान होता है। मंगल का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल में 25 डिग्री झुका होता है। तो कुल मिलाकर इसका संबंध चंद्रमा मंगल ग्रह के चंद्रमा से है।
ठीक है, फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 में क्या पूछा है? 47 में पूछा है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो है लार्ज, इसके पहले भी ये चर्चा में आ चुका है, इसके पहले वाले टेस्ट में भी इसके बारे में बात की जा चुकी है। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है ये डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकुलेट कोलाइडर है, जिसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न ने LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर प्रकाश और कमजोर कणों के अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसका जो है डार्क मैटर के अध्ययन के लिए ये LHC बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है? जो उच्च ऊर्जा खगोल भौतिकी परियोजना के लिए उन्नत टेलीस्कोप का उद्देश्य क्या है? यानी एडवांस टेलीस्कोप फॉर हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स प्रोजेक्ट के लिए जो है किस पर्पज के लिए यूज़ किया जाएगा? तो बात करें इसके लिए हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एडवांस टेलीस्कोप की बात करें तो ये जो है ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा, ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, वो भी ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए, ये भी ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, एथना, एथना ध्यान रखिएगा, एथना एक ऐसी प्रयोगशाला है अब तक की सबसे बड़ी एक्सरे वेधशाला होगी, जो अभूतपूर्व सटीकता और गहराई के साथ ब्रह्मांड के कुछ सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान घटनाओं की जांच कर रही है। और इसे एथना को किस लिए डिजाइन किया गया है? एथना को डिजाइन किया गया है, दो मूलभूत प्रश्न हैं उनके उत्तर के लिए। आकाश गंगाओं के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं। दूसरा बात करें कि ये जवाब देगा कि कैसे साधारण पदार्थ इकट्ठा होकर धुआंधार कॉस्मिक वेव का निर्माण करते हैं और ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए इसमें सही होगा। बात करें 49 के PSLV और GSLV के संदर्भ में आपको बताना है। PSLV में GSLV की तुलना में भारी पेलोड को कक्षा में स्थापित करने की क्षमता ऑप्शन 2 है। PSLV को मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के विपरीत जो है करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि GSLV को संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है, यानी GSLV में जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड लगाने की क्षमता है। ठीक है, PSLV की बात करें तो इसकी क्षमता की बात करें तो इसको 2000 को किलोग्राम वजन के उपग्रह अंतरिक्ष में ले जा सकता है और 600 से 900 किलोमीटर की 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। GSLV की बात करें तो GSLV जो है 5000 किलोग्राम जो है वजन तक पेलोड उठा सकता है और इसकी जो है ऊंचाई 3600 किलोमीटर तक 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है, तो ऑप्शन एक जहां एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। ठीक है, PSLV मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को डिजाइन किया गया है, जबकि GSLV संचार उपग्रहों के लिए डिजाइन किया गया है। यानी GSLV उपग्रह को उच्च अंडाकार कक्षा यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO और GEO में भेजता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे इसमें क्या जो है सही है, इसमें क्या पूछा है कौन सा सही है, यानी ऑप्शन जो है बी सही है। तो ये कुछ लॉन्च व्हीकल हैं जैसे SLV, ASLV, PSLV, फिर GSLV, फिर GSLV Mark 3। PSLV GSLV में क्या क्या अंतर है इसके बारे में बता ही दिए हैं, बहरहाल आप यहाँ से भी फिगर से भी देख सकते हैं। समय के साथ हमारे रॉकेट GSLV Mark 3 तक आए हैं, तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, सूर्य तुल्यकालिक और भूतुल्यकालिक कक्षा के संदर्भ में बात कीजिए। यानी बात करें तो यानी सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में आपको पूछा है। जो सन सिंक्रोनस कक्षा 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भू समकालिक कक्षा 7 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन दो की बात करें तो सन सिंक्रोनस कक्षा उपग्रह में भूकालिक यानी जियो सिंक्रोनस कक्षा उपग्रह के विपरीत ध्रुवों के पास गतिविधियों की निगरानी मदद करता है। तो जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस के बीच में आप बताना है, डिफरेंस पूछा गया है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक जो है ये गलत है।
अगर बात करें पृथ्वी के उपग्रह कक्षा में, जिसमें कक्षीय विमान ध्रुवी के निकट है, ऊंचाई ऐसी है कि उपग्रह पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक ही स्थानीय सूर्य के समय के साथ प्रत्येक कक्षा में 2 बार समान अक्षांश के साथ गुजरता है। सूर्य तुल्यकालिक यानी सन सिंक्रोनस की बात करें तो उपग्रह की कक्षीय अवधि लगभग 100 मिनट है। ये उपग्रह पृथ्वी के अंदर समकालिक है, यानी पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु से देखने पर उपग्रह स्थिर प्रतीत होता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें, उसकी अगर बात करें, एक नक्षत्र है, दिन है, यानी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। उसका कितना है, सन सिंक्रोनस का 100 मिनट, इसका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा 7 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सही, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो ये होगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये होगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। लीगो वेधशाला का उद्देश्य क्या है, यानी लीगो और ऑब्जर्वेटरी का उद्देश्य क्या है। लीगो का फुल फॉर्म की बात करें तो लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसका उद्देश्य है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए। ठीक है, और लीगो जो है देखेंगे दुनिया के कई हिस्सों में जो है स्थित है। भारत में लीगो इंडिया काम करता है, इसके अलावा देखेंगे जापान में भी है। ठीक है, तो ये मैप है लीगो, यानी यूएसए के लिविंगस्टन और हैंडफोर्ड में 2 जो है लीगो डिटेक्टर पहले से ही काम कर रहे हैं। जापान की बात करें, जापान में भी काम कर रहा है। जैसे कागरा की बात करें, कागरा है। ठीक है, लीगो इंडिया भी काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जो लीगो की बात कर रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। हाल ही में जो प्रक्षेपित रिसोर्स सेट 2A, कार्टोसैट 2B, रिसैट 2 और ओशन सेट 2 किस प्रकार के उपग्रह हैं। तो ये देखेंगे, जिसमें रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन उपग्रह हैं कुल मिलाकर। ठीक है, 1988 से देखेंगे जो IRSS 1A शुरुआत हुई थी। इसरो के कई ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया था इससे। ठीक है, वर्तमान में 13 जो है प्रचालित उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, जैसे रिसोर्स सेट 1, 2, 2A, कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B। तो इस प्रकार के 13 जो है परिचालित उपग्रह जो है सूर्य की तुल्यकालिक कक्षा में स्थित है। ठीक है, अब इनके एप्लीकेशन की बात करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन उपग्रह का जो इसके संबंधित है, इसके अनुसार इसके एप्लीकेशन की बात करें तो कृषि, जल संसाधन जो है, अर्बन प्लानिंग, ग्रामीण विकास, खनिज पूर्व संरक्षण, पर्यावरण, वानिकी, समुद्री संसाधन और आपदा प्रबंधन के लिए इन सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। उसके पहले इंडिया कार्टोसैट एडवांस की बात करें तो ये इसकी विशेषता होती है। तो ये न्यूज में था। ठीक है, PSLV C36 से 38 फ्लाइट लॉन्च की गई थी 2A। अब 53 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का संदर्भ पूछा है। ऑप्शन 1 सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया, जिसके बाद रूस और चीन और उसके बाद भारत आता है। तो बात करेंगे तो ये जो ग्लोबल वाला है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है मिलिट्री शक्ति रैंकिंग 2021 प्रकाशित की है। वर्तमान में ग्लोबल फायर पावर वार्षिक रक्षा समीक्षा जो है 138 देशों पर विचार किया है। यानी जो है ये जो इंडेक्स है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है, बल्कि ग्लोबल फायर पावर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये गलत हो गया। तो इसने 138 देशों की सूची जो है प्रकाशित की है।
और इसमें बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद की बात करें तो रूस और चीन आते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत के पास 542 लड़ाकू विमान, 17 पनडुब्बी और 4730 टैंकों के साथ और 37 अटैक हेलीकॉप्टर के साथ भारत जो है चौथे नंबर पर है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, 54 में क्या पूछा है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ऑप्शन एक, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रोटोटाइप बनाने और या उत्पादों, समाधानों, व्यवसायीकरण करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई इनोवेटर्स का समर्थन करता है। ऑप्शन 2, इसे रक्षा मंत्रालय के अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया। तो अब आपको बताना है जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है उनमें इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही है। तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का उद्देश्य की बात करो तो राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा, प्रोटोटाइप बनाना, उत्पाद बनाना, समाधान का व्यवसायीकरण करने के लिए जो है ये इनोवेटर्स का समर्थन करता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी सही है। आईडेक्स यानी आईडेक्स पहल को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन के साथ साझेदारी के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है। जिसके द्वारा जो है बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए की फाइनेंस इसको किया गया था। तो इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन पूछा है सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या पूछा है। आईएनएस विक्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह स्वदेशी विमान वाहक है जिसके 2022 में चालू होने की संभावना है। ऑप्शन 2 है, इसमें 30 विमानों का वायु बेड़ा शामिल होगा एवं इस पोत की अधिकतम गति 30 समुद्री मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आईएनएस विक्रांत के बारे में आपसे पूछा है। तो आईएनएस विक्रांत जो है 2022 में चालू होगा, ये सही है। यह एक स्वदेशी विमान वाहक है जो आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। ठीक है। तो इससे पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 उन्नत पनडुब्बियों के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया था, यानी आरईएफ जारी किया था, मंजूरी दी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 भी सही है। नौसेना के सेवा मुक्त प्रथम वाहक के नाम पर पोत का नाम विक्रांत रखा गया। ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें क्या क्या सही है। ऑप्शन सी सही यानी दोनों सही है। तो ये आईएनएस विक्रांत है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे 30 विमानों का एक वायु बेड़ा शामिल होगा जिसे स्वदेशी उन्नत के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अलावा मिग 29 के लड़ाकू विमान, कमो 31 हवाई पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर इसमें शामिल किए जाएंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन नीति 2020 का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना। ऑप्शन बी, रक्षा उत्पादों के आयात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना। ऑप्शन सी, आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे जो इसमें निर्यात संवर्धन जो नीति है उसमें निर्यात संवर्धन नीति में जो है इसमें क्या नहीं शामिल है। एक सेकंड रुक जाइए। तो इस कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी यानी रक्षा उत्पादों का आयात को बढ़ावा देना, वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना, तो ये इसका जो है उद्देश्य नहीं है। ठीक है। अगर बात करें इसका मसौदा किसने तैयार किया था, तो रक्षा मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। इससे क्या होगा, ताकि रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके, भारत को रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश का स्थान दिया जा सके।
कुल मिलाकर ये इसमें शामिल नहीं है। रक्षा उत्पादन आयात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा के मूल श्रृंखला का हिस्सा बनना, यानी आयात को बढ़ावा देना शामिल नहीं बल्कि निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। आयात निर्भरता को कम करना जो है ये भी शामिल है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, इस प्रकार देखेंगे इसमें बी ऑप्शन सही है। 57 की बात करें, US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट निम्नलिखित में किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो है जापान द्वारा जो है विकसित किया गया है। यानी ये उभयचर विमान है, यानी अगर बात करें उभयचर का मतलब लैंड और सी में दोनों में हो सकता है, और इसे खोज और बचाव की प्राथमिक भूमिका में ये अपना जो है भूमिका निभाता है। और बताएं किस कंपनी द्वारा ये बनाया गया है? तो जापान के शिन मायावा कंपनी द्वारा निर्मित पुराने विमान का आधुनिक संस्करण है। और बात करें पुराने विमान के बात करें तो उसमें अमेरिका नौसेना द्वारा समुद्री टोही और गश्त के लिए प्रशांत क्षेत्र में उभयचरों का व्यापक रूप से और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक इंपीरियल जापानी नौसेना द्वारा छोटी संख्या में उपयोग किया जाता था, जिस जो बाद में ये उन्नत संस्करण रूप में US एम्फियर एयरक्राफ्ट के रूप में विकसित किया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, चैफ या शॉफ प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, चैफ एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों के सतत रडार खतरे से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2, यह तकनीक रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा विकसित की गई है। तो सही कथन आप बताना कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन सही है। चैफ जो है ये एक डिफेंस तकनीक है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों के शत्रु से रडार के खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जिसका उपयोग दुनिया भर के सेना द्वारा लड़ाकू जेट, नौसेना के जहाज़ों, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी से दुश्मनों की मिसाइलों के मार्गदर्शन और उच्च मूल्य के लक्ष्यों की रक्षा करने के लिए किया जाता है रहा है। ऑप्शन 2 की बात करें तो DRDO द्वारा विकसित किया गया, ये सही है। तो बात करें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा है, इस प्रकार देखें जब दोनों सही तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या है? ये रडार सिस्टम है, ठीक है, चैफ, इसके बारे में ही बात कर रहा है जो DRDO द्वारा विकसित किया गया। 59 की बात करें, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन 1, यह आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी आंदोलन हड़ताल को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन 2, दंडनीय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध, गैर जमानती अपराध होंगे। ऑप्शन 3, यह सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के तहत आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करेगा। कौन सा कथन सही है? आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 के बारे, यानी इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, जून 2021 में अध्यादेश जारी किया गया था और इसमें जो है ये शर्त शामिल की गई थी। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी इसे एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा काम की समाप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल है सामूहिक आकस्मिक अवकाश, किसी भी संख्या में व्यक्तियों को काम करना जारी रखने या रोजगार को स्वीकार करने के संबंधित इनकार। तो इस प्रकार के कुछ जो है, यानी दंडनीय और गैर जमानती अपराध की ऐसी कोई जो है प्रावधान इसमें की विशेषता नहीं है। यानी अवैध जो दंड का प्रावधान की बात करें इसमें, तो अवैध हड़ताल शुरू करने वाले या उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति 1 साल की कैद या 10,000 रुपये जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, और दंड की बात करें, दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, दंडनीय संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। ठीक है, संज्ञेय अपराध वे होंगे जिनके लिए तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी। तो दंडनीय सभी अपराध जो है संज्ञेय और गैर जमानती, ये नहीं, इसमें बताया गया है संज्ञेय अपराध वे होंगे जिनके लिए तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें ये सही है। ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करेगा, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के तहत आवश्यक रक्षा सेवाओं को शामिल करने के लिए औद्योगिक विवाद 1947 में संशोधन करेगा। इस प्रकार देखेंगे इसमें सही पूछा है, 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही, यानी ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। 60 में क्या पूछा है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए किया इजराइल द्वारा विकसित कम वजन और फायर एंड फारगेट मिसाइल है। ऑप्शन बी, इस मिसाइल का उन्नत एवियोनिक्स के साथ अत्याधुनिक लघु इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के साथ शामिल किया गया है। ऑप्शन सी है 15 किलोग्राम से कम की लॉन्च वजन के साथ 2.5 किलोमीटर के अधिकतम रेंज के लिए डिजाइन की गई तिपाई का एक उपयोग करने वाला मानव पोर्टेबल मिसाइल लॉन्च की जाती है। ऑप्शन डी, इसे रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जाएगा। तो आपको बताना है मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल के संदर्भ में इन चारों कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो ये बताएं, ऑप्शन एक जो है इसमें ऑप्शन एक गलत है, यानी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने, भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए डीआरडीओ ने एक स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबिलिटी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो कुल मिलाकर इजराइल द्वारा विकसित नहीं है, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसके अलावा अगर बात करें, ये मिसाइल जो है, ठीक है, ये चीन के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, ठीक है, रसिया के पास भी है, इजराइल के पास भी है और अन्य देशों के पास भी है, ठीक है। ये इसी मिसाइल की बात कर रहा है जो 15 किलो से कम वजन और 2.5 किलोमीटर के अधिकतम रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। जो तिपाई की बात कर रहा है वो ट्राईपॉड होता है, उसकी बात कर रहा है। तो आपको ये टेस्ट कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा लोग पर पहुँच सकें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद टेस्ट 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन की इंग्लिश हिंदी पीडीएफ मिल जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।